डिप्टी स्पीकर ने जो फैसले लिए हैं वो असंवैधानिक हैं, वो गलत हैं, वो इस तरह के फैसले नहीं ले सकते। एकनाथ शिंदे को हटाकर अजय चौधरी को शिवसेना का नेता नियुक्त करना यह भी एक तरह से असंवैधानिक है और ये बात विस्तार से कही गई है और इस पर दलीलें आगे भी रखी जा रही हैं। नीरज किशन कौल जो बागी विधायकों की ओर से दलील रख रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि जब तक उपसभापति को हटाने के प्रस्ताव पर फैसला नहीं ले लिया जाता वो अयोग्य ठहराने की कार्रवाई पर आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं जो इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। इसके बाद एक छोटा सा ब्रेक जजेस ने लिया है, पीठ उठ गई थी और इसके बाद अब दोबारा दोनों जज आकर अपने स्थान पर बैठे हैं और इस सुनवाई की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा रहा है। उससे पहले अश्विनी पांडे हमें यह जानकारी दे रहे थे कि दो निर्दलीय विधायक हैं जिन्होंने इस बात को चैलेंज भी किया, बाकायदा एक चिट्ठी लिखी डिप्टी स्पीकर को और उस चिट्ठी के जरिए डिप्टी स्पीकर से यह कहा गया कि आपके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव है और आपके खिलाफ जब तक अविश्वास प्रस्ताव का हल नहीं हो जाता, यानी इस पर कोई निर्णय नहीं ले लिया जाता, तब तक आप कैसे ये फैसले ले सकते हैं, यानी अजय चौधरी की नियुक्ति करना एकनाथ शिंदे की जगह पर, यह भी असंवैधानिक है। विधायकों को नोटिस जारी करना यह भी असंवैधानिक है और ये सारी बातें अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर रखी जा रही हैं क्योंकि शिंदे गुट का ऐसा मानना है कि सरकार अपनी पावर का, सरकार अपनी जो ताकत है उसका बेजा इस्तेमाल कर रही है, गलत इस्तेमाल कर रही है और इसीलिए वो अब सुप्रीम कोर्ट आए हैं। तो लगातार आपको ये अपडेट हम बता रहे हैं। हमारे साथ लगातार राजू राज बने हुए हैं, अश्विनी पांडे बने हुए हैं और साथ साथ विशाल पांडे भी इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। लेकिन राजू के पास एक बार हम फिर से चल रहे हैं। राजू, अंदर से कुछ अपडेट आए हैं क्या? बिल्कुल राम, बता दूं कि जिस ऑर्डर का, जिस संविधान पीठ के आदेश का, पुराने आदेश का हम जिक्र कर रहे थे कुछ देर पहले, वो अभी भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर नीरज किशन कौल की तरफ से पढ़ा जा रहा है। ये जो आदेश है 2016 का आदेश है और अरुणाचल प्रदेश के मामले में ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक फैसला दिया गया था, संविधान पीठ की तरफ से ये आदेश दिया गया था। उसी आदेश का हवाला देते हुए याचिका भी लगाई गई और उसी आदेश को सुप्रीम कोर्ट के सामने नीरज किशन कौल पढ़ रहे हैं और बार बार इस बात का जिक्र किया जा रहा है कि जो डिप्टी स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित किया गया था उस पर अभी आदेश आया नहीं है, उस पर आदेश पेंडिंग था। ऐसी स्थिति में डिप्टी स्पीकर विधायकों को अयोग्य घोषित करने का नोटिस कैसे जारी कर सकते हैं? और इसी के तहत 2016 में जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो आदेश जारी किया गया था अरुणाचल प्रदेश के मैटर को लेकर, उसी आदेश को सुप्रीम कोर्ट के अंदर नीरज किशन कौल की तरफ से पढ़ा जा रहा है। पढ़ रहे हैं जिसमें 2016 में डिप्टी स्पीकर और स्पीकर के अविश्वास प्रस्ताव को लेकर सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने टिप्पणी की थी और जो कानूनी समझ रखते हैं, जो कानूनी जानकारी रखते हैं, ऐसे जो पुराने आदेश हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं और संवैधानिक पीठ के द्वारा कही गई जो चीजें हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं। अगर आप अपनी दलील में उन ऑर्डर्स को, सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट को अगर आप दोहराते हैं तो, और वही कोशिश की जा रही है नीरज किशन कौल के द्वारा जो शिंदे गुट के वकील हैं। हमारे साथ इस वक्त सीधे हम मुंबई चल रहे हैं जहां पर अश्विनी पांडे इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अश्विनी, ये जो अपडेट है जिसका जिक्र आप भी कर रहे थे कि जो निर्दलीय विधायक हैं उन्होंने ये पहले कहा था कि आप ये निर्णय नहीं ले सकते हैं, इसके बाद आपने बताया कि अटॉर्नी जनरल के साथ चर्चा हुई, उनसे कानूनी पक्ष जाने गए और इसके बाद नोटिस जारी किया गया। तो वो कौन से पॉइंट ऐसे हैं जिनको लेकर समझ रहे हैं कि डिप्टी स्पीकर की वो अभी ये कदम उठा सकते हैं? जी देखिए, पहले तो मैं वो लेटर दिखा देता हूं, हालांकि मोबाइल पे है, मैंने कॉपी भेजी है। उरन और गोंदिया के दो एमएलए, एक महेश बाल्दी और दूसरे हैं विनोद अग्रवाल, इन्होंने ये 24 जून को लिखा लेटर है जब ये सब कुछ ड्रामा चल रहा था पॉलिटिकल। तो इसी बीच जब स्पीकर ने नोटिस जारी करने की बात शिवसेना की तरफ से की गई और जो है डिस्क्वालीफाई करने की बात अपील की गई शिवसेना की तरफ से, तब इन एमएलएज ने लेटर लिख के साफ तौर पे कहा कि आपके खिलाफ पहले से ही जो है नोटिस पेंडिंग है, अविश्वास का मामला चल रहा है, ऐसे में आप कैसे एक्शन ले सकते हैं। जिसके तुरंत बाद 25 जून को यानी कि 24 जून को लेटर लिखा जाता है और उसी दिन कार्रवाई की बहुत ज़्यादा संभावना थी, डिप्टी स्पीकर की तरफ से कार्रवाई हो सकती थी। लेकिन चूंकि ये लेटर लिखा गया
मामले को पूरी तरह से कानूनी जो पेचीदगियां हैं वो समझने के लिए डिप्टी स्पीकर नरहरि झिरवाल ने अटॉर्नी जनरल को बुलाया और करीब 2 से ढाई घंटे तक पूरी बातचीत हुई। सब कुछ समझा गया कि आखिरकार कैसे एक्शन लिया जा सकता है। चूंकि ये पॉइंट बहुत वैलिड था, इसलिए आशुतोष कुंभकोनी जो अटॉर्नी जनरल हैं उन्होंने सलाह दिया होगा कि इन विधायकों से को नोटिस जारी कर पहले इनका क्या पक्ष है वो समझना चाहिए, इसके बाद कुछ एक्शन लिया जा सकता है। यानी कि एमवीए सरकार ये बिल्कुल चाहती है कि एक्शन हो। हालांकि जो कानूनी पेचीदगियां थी वो कहीं ना कहीं आड़े आ रही थी और तमाम चीज़ों को समझने के बाद फिर इन विधायकों को नोटिस जारी किया गया शनिवार को और ये कहा गया कि आप 48 घंटों के अंदर इस पर अपना जवाब दें, आपके ऊपर एक्शन क्यों नहीं लिया जाए। और अब आज शाम को 5:30 बजे तक ये समय खत्म हो रहा है, लेकिन चूंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में है, ऐसे में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या कहा जाता है वो देखना बहुत दिलचस्प होगा। और ये बात चूंकि सुप्रीम कोर्ट में भी इसका संज्ञान लिया कि आपने नरहरि झिरवाल के सामने यानी डिप्टी स्पीकर के सामने ये बात क्यों नहीं रखी, तो ये लेटर इस बात की तस्दीक करता है कि ये लेटर के जरिए नरहरि झिरवाल के सामने बात रखी गई थी और ये कहा गया था कि आप इस मामले में कोई भी एक्शन लेने के लिए आप इस वक्त जो है विश्वास स्पीकर हैं उनके सामने ये बात 2 विधायकों ने रखी, बाकायदा चिट्ठी लिखकर उन्हें सूचित किया गया। और अश्विनी बता रहे हैं कि पहले कार्रवाई की तैयारी थी, जिसके बाद वो तैयारी थोड़ी सी डाइल्यूट हुई और उसको नोटिस में तब्दील करके नोटिस भेजा गया बागी विधायकों को। हमारे साथ इस वक्त ठाणे से जुड़ी हुई हैं वैदेही काणेकर। वैदेही, लोकतंत्र की यही खूबसूरती है कि कोई अंतिम नहीं है। विधायकों को लगता है कि वो सुप्रीम पावर है, उनके ऊपर सरकार है, सरकार के साथ साथ स्पीकर डिप्टी स्पीकर का पद है और उसके ऊपर अदालतें हैं और फिर सर्वोच्च अदालत है। अभी मामला सर्वोच्च अदालत में, इंतजार इसी बात का है कि नोटिस का जवाब देना पड़ेगा, वापस आकर मुंबई महाराष्ट्र आना पड़ेगा, या सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत मिलेगी बागी विधायकों को। जी, फिलहाल की जो स्थिति है, पहले से ही जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने उन्होंने सवाल पूछा था कि पहले हाई कोर्ट क्यों नहीं गए, तभी उन्होंने बता दिया कि हमें जो है वो जान से मारने की धमकी जिस तरह से दी जा रही है या जिस तरह के स्टेटमेंट किए जा रहे हैं, उसके डर से हमने सुप्रीम कोर्ट में ही अर्जी की थी। हालांकि इतने सारे ऑप्शंस जो है वो उनके लिए खुले थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्टली जाके उनको जल्द से जल्द फैसला मिल जाएगा, ऐसा एकनाथ शिंदे के गुट को लग रहा था। और कहीं ना कहीं इस पर भी अभी चर्चा विमर्श जो है वो कोर्ट में शुरू है। कहीं ना कहीं काफी सारे जो पहलू जो है उस पर फिलहाल चर्चा जो है वो कोर्ट में शुरू है। क्या डिप्टी स्पीकर को इस पूरे मामले में बात करने का अधिकार है? क्या उनके ऊपर जो अविश्वास प्रस्ताव है, क्या उसके बावजूद वो कुछ ऐसा निर्णय ले सकते हैं? ऐसे कई सारे पहलुओं पर जो है वो फिलहाल कोर्ट में चर्चाएं शुरू है। लेकिन एकनाथ शिंदे के गुट को जो है वो सुप्रीम कोर्ट से काफी पॉजिटिव रिवर्ट आने की संभावना लग रही है, क्योंकि हालांकि थोड़ी देर पहले हमने श्रीकांत शिंदे से बात की, तभी भी उन्होंने यही कहा था कि कोर्ट हमें जो है वो न्याय देगा और कोर्ट के न्याय के बाद तुरंत मुंबई में आके यहाँ पर जो है वो सत्ता स्थापन एकनाथ शिंदे गुट कर सकता है और जल्द ही इसकी घोषणा भी कर सकता है। यानी कि बाकी पूरी तैयारियां जो है वो एकनाथ शिंदे गुट से हो चुकी है। सिर्फ कोर्ट क्या ऑर्डर दे रहा है, कोर्ट क्या डिसीजन दे रहा है, इसी का वेट जो है वो फिलहाल एकनाथ शिंदे ग्रुप फिलहाल करता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल, और विशाल पांडे भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विशाल, देखिए, अदालत के अंदर 2016 का संवैधानिक पीठ का एक ऑर्डर पढ़ा जा रहा है और उसको विस्तार से रखने की कोशिश कर रहे हैं कि पहले सर्वोच्च अदालत का रुख ऐसे मामलों को लेकर क्या रहा है, कितने महत्वपूर्ण होते हैं ऐसे पुराने आदेश जिसमें संवैधानिक पीठ पूरे एक तरह से अध्ययन के बाद वो ऑर्डर पारित करती है। देखिए, बिल्कुल पुराने आदेश नज़ीर बनते हैं नए केस में और कुछ उसी तरह का इस्तेमाल यहाँ पर शिंदे गुट की तरफ से जो वकील पेश हुए हैं उन्होंने किया है। 2016 में अरुणाचल प्रदेश में जो एक ये पूरा मामला था नवम रेबिया और बामंग फेलिक्स बनाम डिप्टी स्पीकर का, उसमें जो आदेश आया था उसी आदेश को यहाँ पर शिंदे कैंप के वकील ने पढ़कर सुनाया है और अपनी पूरी बात रखी है कि यहाँ पर डिप्टी स्पीकर को अभी कोई फैसला सुनाने का अधिकार नहीं है कि जब तक उनके खिलाफ जो अविश्वास प्रस्ताव आया है उस पर कोई फैसला नहीं हो जाता है। और अब उद्धव ठाकरे की तरफ से जो वकील पेश हुए हैं वो अपना पक्ष रख रहे हैं, अभिषेक मनु सिंघवी, इस पूरे मामले पर। और सुनवाई लगातार सुप्रीम कोर्ट में चल रही है क्योंकि जो विधायकों की पूरा भविष्य है वो इसी सुनवाई पर टिका हुआ है, क्योंकि डिप्टी स्पीकर की तरफ से पहले ही उन्हें नोटिस दिया जा चुका है जो बागी हुए थे 16 विधायक, और वो आज शाम 5:30 बजे तक का वक्त है। लेकिन इस सुनवाई के दौरान क्या कुछ अहम फैसले होते हैं, इसी पर शिंदे गुट के विधायकों की और एक
एकनाथ शिंदे का भविष्य भी टिका रहेगा। इसके अलावा उद्धव ठाकरे का भविष्य भी आज इसी सुनवाई पर होगा। लेकिन क्या डिप्टी स्पीकर को भी बात रखने का मौका मिलेगा, क्योंकि उन्हें भी इस पूरे मामले में पार्टी बनाया गया है। तो देखना यह है कि अभी इस पर जो बहस चल रही है इसमें और क्या क्या पॉइंट सामने आते हैं। बिल्कुल, महाराष्ट्र सरकार के वकील भी हैं, वो भी अपनी बात रख सकते हैं। शिवसेना की तरफ से भी वकील हैं, जैसा आपने जिक्र किया, अभिषेक मनु सिंघवी हैं, कपिल सिब्बल हैं, दोनों ही वरिष्ठ वकील हैं और कई पेचीदा मामलों को सुलझाया भी है और कई को उलझाया भी है। तो मैं वापस चलता हूं राजू राज के पास। राजू, इस वक्त क्या अपडेट है? अभिषेक मनु सिंघवी की दलील शुरू हुई है? देखिए, निश्चित तौर पर पहले नीरज किशन कौल जो एकनाथ शिंदे की तरफ से दलीलें रख रहे थे और अब उद्धव ठाकरे की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी दलील रखना शुरू किए हैं। इससे पहले नीरज किशन कौल ने संविधान पीठ के जो उस आदेश को कोर्ट के सामने रखा, 2016 के आदेश को, जो अरुणाचल प्रदेश के मसले पर दिया गया था आदेश, उसी आदेश को पूरी जानकारी दी गई और तमाम बातों को बार बार इस बात का जिक्र किया गया कि जो डिप्टी स्पीकर खुद उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया वो आदेश पेंडिंग है, तो इस तरह के जो आदेश वो कैसे दे सकते हैं। इस बात को लेकर लगातार चर्चा हुई और अब अभिषेक मनु सिंघवी जो उद्धव ठाकरे की तरफ से अपनी दलीलें रख रहे हैं, अब देखना होगा कि अभिषेक मनु सिंघवी क्या दलीलें रखते हैं। और इस पर काफ़ी कुछ महत्वपूर्ण रह जाता है कि जो 16 विधायक हैं जिनके पास आज 5:30 बजे का टाइम दिया गया था, उनको अयोग्य घोषित करने के लिए उनका जवाब मांगा गया था। अब देखना होगा कि कोर्ट की तरफ से क्या आदेश, क्योंकि अब इनके जो भविष्य का, विधायकों का भविष्य का फैसला कोर्ट के आदेश पर निर्भर करता है। क्योंकि जिस तरीके से डिप्टी स्पीकर ने इन्हें नोटिस जारी किया, इनके अयोग्यता को लेकर सवाल खड़े किए, उसी बात को लेकर याचिका लगाएगी और इस याचिका की तत्काल से आज सुनवाई चल रही है और इस सुनवाई के दौरान तमाम बातों को रखा गया। पहली बात रखा गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि उन्हें सबसे पहले हाईकोर्ट का रुख करना चाहिए था कि जो प्रक्रिया है, जो प्रोसीजर है, उस प्रोसीजर को अपना चाहिए था। तो इसका जवाब उनके तरफ से ये दिया गया कि चूंकि उनको जान माल का नुकसान हो सकता था, लगातार धमकियां दी जा रही है और ये धमकियां एक बड़े नेता संजय राउत की तरफ से इस तरह की धमकी दी जा रही थी। ऐसी सूरत में किसी भी तरह से उनके लिए हाईकोर्ट जाना लौट के आऊंगा आपके पास, लेकिन उससे पहले अश्विनी पांडे के पास हम चल रहे हैं। अश्विनी, कई बार कहा जाता है कि आपको बहुत तोल मोल कर बोलना चाहिए, बहुत सोच समझ कर बोलना चाहिए। क्या दलील देने की कोशिश कर रहे थे संजय राउत? बाद में सफाई बहुत कुछ दे रहे हैं कि आत्मा मर गई है और जमीर मर गया है, लेकिन आपकी बात का इस्तेमाल अदालत में किया जा रहा है और बाकायदा वकील ये कह रहे हैं कि हमें तो ये कहा जा रहा है कि विधायकों की डेड बॉडी आएगी। जी बिल्कुल, देखिए संजय राउत चूंकि अभी जिस तरह से पार्टी में टूट हुई है तो संजय राउत बहुत कुछ आवेश में बोल रहे हैं। जैसे कि उन्होंने कुछ दिन पहले सेना भवन के नीचे आकर कहा कि अगर शिव सैनिक सड़कों पर उतर आए तो खून बहेगा, शिव सैनिक छोड़ेंगे नहीं, आगजनी होगी, आग लग जाएगी। और दहिसर में उन्होंने जाकर यहाँ तक कह दिया कि 40 डेड बॉडी आएगी, उसको सीधा पोस्टमार्टम करेंगे, हम पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाएगा। तो ये जो कहीं ना कहीं बातें शिवसेना की तरफ से कही जा रही हैं, खासतौर पे संजय राउत की तरफ से, इससे ना सिर्फ जो गुट है एकनाथ शिंदे का वो नाराज है, बल्कि इसे अब हथियार के तौर पर सुप्रीम कोर्ट में भी इस्तेमाल किया जा रहा है। और चूंकि जिस तरह की तस्वीरें निर्माण हुई है पूरे महाराष्ट्र में, अगर हम पुणे की बात करें, थाना की बात करें, उल्लासनगर की बात करें, जहां पर विधायकों के दफ्तर पर तोड़फोड़ हुई है, उनके पुतले जलाए गए हैं, कालिक पोती गई है, बैनर फाड़े गए हैं, हिंसात्मक घटनाएं सामने आई हैं, पुलिस कार्रवाई भी कर रही है। ये जो तमाम चीजें हैं और जब इस तरह के बयान उसके बाद आते हैं तो कहीं ना कहीं ये एक डर का माहौल बनाने की जो कोशिश हो रही है उसे सुप्रीम कोर्ट में बताया जा रहा है। और यही वजह है कि हाई कोर्ट में नहीं जाने के पीछे जो रीजन है वो कोर्ट को बताया गया है। और अब सुनवाई चूंकि लगातार चल रही है तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट ने इन दलीलों को समझा होगा। और जो तस्वीरें आ रही हैं उन तस्वीरों को तो हम सभी देख रहे हैं, देश में मीडिया के माध्यम से पूरा देश देख रहा है कि किस तरह से शिव सैनिक उग्र हो रहे हैं और कैसे उन्हें अलग अलग जगहों पर उकसाया जा रहा है। हम इस वक्त मातोश्री पर हैं जहां पर उद्धव ठाकरे का घर है। यहाँ पर भी 2 दिनों पहले काफी बड़ी तादाद में शिव सैनिक आए थे। हालांकि यहाँ पर कोई ऐसी हिंसात्मक घटना नहीं हुई, लेकिन जिस तरह से शिव सैनिक यहाँ पहुंचे थे, ढोल ताशे के साथ नारे लगा रहे थे, तो ऐसे में कानूनी व्यवस्था भीड़ में
हो सकती है, इसका जो है संज्ञान लेना चाहिए। नेताओं को खासतौर पे शब्दों में जो है अपनी थोड़ी नरमी रखनी चाहिए। ये जरूर है कि जिस तरह से पार्टी टूटी है, नाराजगी जरूर हो सकती है, नाराजगी स्वाभाविक है, लेकिन आप किन शब्दों का चयन करते हैं ये उतना ही महत्वपूर्ण है। और इस पूरे एपिसोड में न सिर्फ अदालत के अंदर जो बात संजय राउत की रखी जा रही है वकीलों के द्वारा, वैदेही, ये बात बहुत महत्वपूर्ण है कि इस पूरे एपिसोड में जब से ये सियासी ड्रामा शुरू हुआ उससे पहले बहुत ही अहम बयान थे संजय राउत के, जिनको लेकर कहा गया कि एकनाथ शिंदे अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रहे थे, या ये कहिए कि वो खुद की बेइज्जती कई बार महसूस करते थे। और संजय राउत इस पूरे एपिसोड में एक बड़ी भूमिका में नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं 2019 में जब महाविकास आघाड़ी की स्थापना की गई तभी भी संजय राउत का रोल इम्पोर्टेंट था, क्योंकि संजय राउत ही वो थे जिन्होंने उद्धव ठाकरे और शरद पवार को एक साथ लाया था। और संजय राउत के उसके बाद के जितने भी विधान हम अगर देखें कि हिंदुत्व को लेकर लगातार जिस तरह से सवाल उपस्थित किए गए, उनके संजय राउत से जिस तरह से जवाब आते गए, और संजय राउत ने अपने ही शिवसेना के कई नेताओं के बारे में जिस तरह से निर्णय लिए, जिस तरह से उद्धव ठाकरे और इन नेताओं के बीच में अपनी भूमिका जो है वो बजाई थी, उसकी वजह से कहीं ना कहीं विधायक जो है वो नाराज थे। उनका ये भी कहना है कि कई सारी चीजें जब हम अपने नेताओं से बातचीत करते थे, नेता मतलब संजय राउत से कभी बातचीत होती थी तभी भी उद्धव ठाकरे तब कई सारी चीजें नहीं पहुंचती थी, उनको हर समय अपमान का सामना करना पड़ता था, और जिस वजह से ये नाराजगी और बढ़ती गई। उसके बाद संजय राउत इनके जिस तरह से विधान लगातार हम सुन रहे हैं, वो कहीं ना कहीं बहुत तीखे विधान जो है वो संजय राउत की ओर से आते हुए नजर आए, और इस वजह से शिवसेना के सामने जो है वो संकट काफी बढ़ते हुए नजर आते हैं। ऐसा भी विधायकों का कहना था, जिस पर उद्धव ठाकरे इन्होंने कभी गौर नहीं किया, और संजय राउत इनको बोलने के बारे में कुछ फ्रीडम सा दे दिया था, और जिसके वजह से इतनी बड़े पैमाने पर जो है वो बगावत फिलहाल दिखाई दे रही है। अगर हमने देखा है कि जब से ये विधायक गुवाहाटी गए हैं, सूरत से गुवाहाटी गए हैं, तब से लेकर संजय राउत इन्होंने भी इन विधायकों के बारे में जिस तरह के विधान किए थे, उनको चिढ़ाने के बारे में जिस तरह के विधान किए थे, वो भी काफी तीखे थे, उस वजह से भी काफी नाराजगी थी। और जैसे कि हमने देखा है जी न्यूज पर कि जिस तरह की दीपक केसरकर ने बताया था कि संजय राउत के विधानों को लेकर काफी नाराजगी इन विधायकों के बीच में है, और ये जो विधान संजय राउत बार बार करते हैं, कहीं ना कहीं उस पर रोक जो है वो उद्धव ठाकरे क्यों नहीं लगाते, इस वजह से ये नाराजगी है, और यही नाराजगी शिवसेना को एक काफी महंगी पड़ती हुई नजर आई है। बिल्कुल, और उस नाराजगी में कोई कमी आए, कुछ इस तरह का बयान आए तो बात बने। वो तो कहते हैं कि कब तक रहोगे गुवाहाटी में, लौट के आना पड़ेगा चौपाटी में। तो चौपाटी में तो स्वाभाविक है कि महाराष्ट्र के नेता हैं तो राजनीति महाराष्ट्र में करेंगे। लेकिन विशाल, आप चुटकियां भी ले सकते हैं, ये ठीक बात है कि आप चुटकियां ले सकते हैं राजनीति में, लेकिन मौका तो देखेंगे कि मौका क्या है। आपको अपने लोगों को, अपने शिव सैनिकों को यह कहा जाता है कि 40 साल का व्यक्ति अगर छोड़कर गया है, आपका राजनीतिक अनुभव क्या है, आपके बगल वाला व्यक्ति अगर छोड़कर जा रहा है तो आप तुरंत उसे बताने लगते हैं कि भाई आपकी निष्ठा नहीं है, आप शिव सैनिक नहीं है, शिव सैनिक तो मैं हूं। तो समझाना कुछ और होता है और किसी को चिढ़ाना कुछ और होता है। बिल्कुल, और संजय राउत के जो बयान हाल फिलहाल में आए हैं महाराष्ट्र की सियासत को लेकर, और खास तौर पर शिंदे ग्रुप के जो विधायक हैं उनको लेकर उस पर लगातार सवाल उठ रहे हैं, उस पर आपत्ति भी तमाम नेता दर्ज करा रहे हैं। और आप देखिए, पहले शिंदे ग्रुप के विधायकों को मनाने की बहुत कोशिशें की गई, सूरत तक यहाँ पर उद्धव ठाकरे के प्रतिनिधि को भेजा गया, उनसे बातचीत कराई गई, उसके बाद फोन पर भी बातचीत हुई, यहाँ तक ऑफर दिया गया उद्धव ठाकरे की तरफ से कि अगर कोई शिव सैनिक मुख्यमंत्री होता है तो वो पद छोड़ने के लिए तैयार है। लेकिन जब शिंदे गुट किसी भी प्रस्ताव पर नहीं माना, तब जाकर इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना शिवसेना की तरफ से शुरू किया गया, खासतौर पर संजय राउत की तरफ से, जिसे शिंदे ग्रुप के विधायक धमकी बता रहे हैं और ये कह रहे हैं कि उनकी जान को खतरा है। और आज जब सुप्रीम कोर्ट में ये पूरे मामले की सुनवाई हो रही है तो वहां भी इसे एक बड़ा आधार बनाया गया है कि मुंबई या महाराष्ट्र में हाईकोर्ट में क्यों नहीं जा रहे हैं, उसके पीछे भी यह तर्क दिया गया। और फिलहाल देखिए, सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई
सुनवाई चल रही है उसमें अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से यह कहा गया है कि स्पीकर के काम में कोर्ट दखल नहीं देता है। कई फैसलों में कोर्ट का ये रुख रहा है, जबकि अगर इसमें देखिए तो सवाल बार बार यही उठ रहा है जो शिंदे ग्रुप के वकील उठा रहे हैं कि जब अविश्वास प्रस्ताव डिप्टी स्पीकर के खिलाफ लंबित है तो क्या वो अयोग्य करने पर कोई फैसला दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं, ये बड़ा सवाल है। और आप ये कह सकते हैं कि आज जो अभी सुनवाई चल रही है, सभी पक्षों को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो गाइडलाइन या जो आदेश दिया जाएगा उस पर ही आगे की राजनीति निर्भर करेगी कि क्या शिंदे गुट के विधायक मुंबई वापस आकर आगे की जो कार्रवाई है उसको पूरा करेंगे या फिर ये मामला अभी कोर्ट में और लंबा चल सकता है। बिल्कुल, ये बहुत ही महत्वपूर्ण। एक बार फिर से राजू राज के पास चल रहे हैं। राजू, कुछ अपडेट है? अभिषेक मनु सिंघवी दलील रख रहे हैं। बिल्कुल बता दूं कि राम, अभिषेक मनु सिंघवी ने सबसे पहले अपनी ये दलील रखी कि जो याचिका करता है उन्होंने अभी तक कोई भी ऐसी दलील कोर्ट के सामने नहीं रखी जिससे ये साबित हो कि उन्हें हाई कोर्ट का रुख करने में क्या परेशानी है। ये सबसे महत्वपूर्ण बात रखा। इसके अलावा उन्होंने इस बात को भी कहा कोर्ट के अंदर कि क्या जो डिप्टी स्पीकर के जो आदेश है उसमें कोर्ट अपना फैसला नहीं सुनाती है, कोर्ट दखल नहीं देती है। कई फैसले में कोर्ट का यही रुख रहा है। उन्होंने कोर्ट को लेकर इस बात को जाया कि जो डिप्टी स्पीकर के तरफ से जो आदेश रखा गया है, जो डिप्टी स्पीकर का काम है, उसमें कोर्ट दखल नहीं देता। ये पहले भी कोर्ट में इस तरह का रुख रहा है। इसके जवाब में कोर्ट ने एक सवाल निश्चित तौर पर अभिषेक मनु सिंघवी के सामने रखा है और एक बुनियादी सवाल है। अगर स्पीकर को हटाए जाने का प्रस्ताव लंबित है तो क्या ऐसी परिस्थिति में डिप्टी स्पीकर कोई आदेश दे सकता है? ये कोर्ट के तरफ से कहीं ना कहीं अभिषेक मनु सिंघवी के सामने ये सवाल रखा गया है और देखना होगा कि क्या अयोग्यता वाला जो फैसला डिप्टी स्पीकर की तरफ से लिया गया है, क्या वो उस पर फैसला ले सकते हैं। ये कोर्ट ने अभिषेक मनु सिंघवी से पूछा है और कहीं ना कहीं अब देखना होगा कि अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से कोर्ट में क्या इस बारे में दलील दी जाती है। लेकिन बार बार अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से इस बात का जिक्र कोर्ट में किया गया कि कोर्ट भी कभी भी स्पीकर के काम में दखल नहीं देता है और कोर्ट का ये हमेशा से ऐसा रुख रहा है। इस बात का जिक्र अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट के अंदर रखा है। अब देखना होगा कि इसका जवाब में राजू, इन सबके बीच संजय राउत भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, उनकी बात भी दर्शकों को सुनाते हैं। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.